बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वकास नवाज है और आप सब इस वक्त रोशनी प्रोग्राम देख रहे हैं जो हमारी कोरोना वैक्सीन और कोरोना इन्फेक्शन के बारे में आगाही मुहिम का 5वां प्रोग्राम है। नाज़रीन, हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ फतवा उसी का अथेंटिक समझा जाता है जो मुफ्ती होता है। कानून की तशरीह कानून दान करता है। जहाज पायलट उड़ाता है और कार का इंजन कार मैकेनिक खोलता है। लेकिन बदकिस्मती से साइंसी तजर्बों पे साइंसदान की राय को काबिल कबूल कर समझने की बजाय और नुस्खा डॉक्टर का काबिल एतमाद समझने की बजाय अनारी खिलाड़ी कारोबारी और सियासतदान लोगों को खोलने का मौका दिया जाता है। उसका नतीजा क्या होता है कि मार्केट में ऐसे वसवसे नजरिए साजिशी नजरिए ऐसे फेक एलिमेंट्स और ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे गर्दिश करने लगते हैं जो शेयर पे शेयर होते चले जाते हैं। चूंकि वो जज्बाती अंदाज होता है, चूंकि उनका जो लफ्ज होते हैं वो जाज़बे नजर होते हैं, इसलिए वो बहुत शेयर होते हैं। और फिर होता क्या है कि शऊर का जो आइन है, इल्म वाला आइन, वो मिट जाता है और सिर्फ बाकी रह जाता है शोर। वो शोर जिसमें इंसानियत बहरी हो जाती है। लेकिन हम इस पर चुप इसलिए नहीं बैठेंगे कि उस शोर का नुकसान हमारी आने वाली नस्लों को पोलियो के अपाहज होने या हमारे बुजुर्गों को नमोनिया और सांस उखड़ने की सूरत में फेस करना पड़ता है। आज का ये प्रोग्राम एक आम इंसान के लिए है और इसमें हम तुम तमाम मफरूज़ों को साइंसी और मंतकी और लॉजिकल वे में बात करेंगे। और हमारे पैनल में दुनिया के 4 मुल्कों से वो सब डॉक्टर हजरात मौजूद हैं जो जिनमें से आधे ये वैक्सीन ले भी चुके हैं और शुरू से मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका में लुधियाना से डॉक्टर फैजान इकबाल मौजूद हैं। फरहान अहमद मौजूद हैं निब्रास्का से। मेरे साथ यूके लंदन से आयशा साकिब मौजूद हैं। कतर से कुरैशी मौजूद हैं। पाकिस्तान से हमारी एक डॉक्टर ने शामिल होना था लेकिन उनको कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो आज शामिल नहीं हो पा रहे। कि वैक्सीन और ये जो mRNA वैक्सीन है जो अभी इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, ये इतनी थोड़ी सी मुनफरिद कैसे है और ये कैसे एक्शन करती है, ये इसका क्या मैकेनिज्म आप समझाएंगे? अस्सलाम वालेकुम वकास। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। बहुत ही अच्छा आइडिया था और मैंने कभी इनकार नहीं किया, तो मैंने कहा हियर आई एम। बहुत तो शुक्रिया। जब आपने मुझे पूछा था कि आयशा आप वैक्सीन के बारे में बोलेंगी और क्या हो रहा है, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने पढ़ा इसके बारे में। और इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, तो 1796 में पहली दफा एडवर्ड जेनर ने एक 13 साल के बच्चे को काउपॉक्स का वायरस इंजेक्ट किया था टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो वहां से वैक्सीनेशन डेवलप होनी शुरू हुई और अभी तक बिफोर दिस कोविड वैक्सीनेशन जो डिफरेंट तरह की वैक्सीनेशन थी, उसमें आपके पास एक टाइप है जिसको हम कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें आप जिंदा ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं लेकिन उसकी वीक और उसकी कमजोर सी फॉर्म को यूज करते हैं। और एक और फॉर्म है आपके पास जिसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसमें आप मरा हुआ ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ताकि आप बॉडी में इम्यूनिटी पैदा कर सकें। और एक और फॉर्म होती है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म का कोई सब यूनिट यूज करते हैं, उसका छोटा सा पार्टिकल, ताकि आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे। और इन सब वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट में डेकेड्स लगे, कुछ पे सदियां गुजरी और उसके बाद ही वैक्सीनेशन उस फॉर्म में आए जिसमें आप ह्यूमन बॉडी को दे सकते हैं। लेकिन आई थिंक ओवर द लास्ट ईयर जो साइंस ने तरक्की की है और हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया है, इट इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ इट्स काइंड जिसमें इन्होंने mRNA यूज किया है। ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड आई विल लीव इट टू फरहान एंड फैजान टू एक्सप्लेन how mRNAs actually work, लेकिन it's one of its kind और I think it's a marvel, a scientific marvel basically। बहुत शुक्रिया। आयशा ने लफ्ज अटेन्यूएटेड यूज किया तो मैं अपने आवाम के लिए बताता चलूं कि इनका कहने का मकसद है कि एक वायरस हमारी बॉडी में जब आता है तो वो एंटीबॉडी पैदा करता है। यही वही एंटीबॉडी है जो कोरोना के मरीज जब ठीक हो जाते हैं तो वो प्लाज्मा की सूरत में बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम इन्फेक्शन के बगैर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का एक तरीका इजाद करते हैं और उसमें हम वायरस के दो हिस्से होते हैं, अच्छा वाला और बुरा वाला। अच्छा वाला एंटीबॉडी बनाता है और बुरा वाला हिस्सा खतरनाक जर्रा इन्फेक्शन फैलाता है और हम वायरस के उस हिस्से को छन्नी कर देते हैं, खतरनाक वाला निकाल देते हैं और अच्छा वाला बॉडी में डालते हैं तो एंटीबॉडी पैदा होती है। बहुत शुक्रिया आयशा। मैं यहाँ पे वापस आऊंगा फरहान की तरफ। फरहान, mRNA वैक्सीन, mRNA का बहुत शोषा मैंने फेसबुक सोशल मीडिया पे देखा। किसी ने इसको चिप करार दिया, किसी ने इसको, हम इस पे बात करेंगे डिटेल में तमाम मफरूजों पे। आप मुझे आसान जबान में बताएं कि इंसानी तारीख की ये पहली वैक्सीन है जो mRNA किस्म की वैक्सीन है जो इंसानों पे इस्तेमाल हो रही है।
ये क्या होता है mRNA और ये कैसे काम करता बहुत शुक्रिया वकास। मैं ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हमारी आम आवाम के लिए जो अभी पुराने वैक्सीन्स के फार्मूलों में फंसी हुई थी कि क्या चीज़ जिस्म में डालते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। mRNA इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड और मैं आम आवाम को समझाने के लिए और इस सादा तरीन मैं एक व्हाइट बोर्ड लिया हुआ है और मेरे पास मार्कर है। आप मुझे देखते रहिए कि होता क्या है। बुनियादी तौर पर mRNA एक ऐसे समझ लें कि आपका मैसेज है जो आपने एक लिफाफे में डाल के अपने जिस्म में दिया, एक स्मॉल इंजेक्शन के थ्रू, और आप अपने जिस्म को मैसेज क्या दे रहे हैं कि ये भाई कोरोना वायरस की ऊपर एक टिप पे लगी हुई स्पाइक है, तुमने अगर दोबारा कभी ये चीज देखी तो तुमने इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, ये एक जिस्म को मैसेज है। हम दिन में 1000 व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, ये उसी का ही एक निहायत जदीद टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप आकाश मुझे बताइएगा कि अगर आपको मार्कर से नजर आ रहा है व्हाइट ठीक बोर्ड है, पर। ठीक है, तो अ, मिसाल के तौर पे ये एक ह्यूमन सेल है ठीक है, और इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल ये सेंटर, कंट्रोल सेंटर हो गया, बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल सेंटर है। और ये जो बहुत ज्यादा शोर है कि हमारा डीएनए बदल दिया, हमें पता नहीं क्या कर दिया, वो सब आपका डीएनए इसके अंदर यहाँ मौजूद है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने इंसान के इस डीएनए को इन दो पर्दों के अंदर रखा हुआ है। ये बाहर नहीं घूम फिर रहा ब्लड में, बेशक, खुदा का वास्ता है, ये ब्लड में घूम फिर नहीं रहा, इतना कॉमन नहीं है। ठीक है, ये अंदर है। और ये जो डीएनए है ये जिस्म की प्रोटीन्स बनाता है, मुख्तलिफ किस्म के काम करता है। तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ से निकल के आपके सेल के थ्रू बाहर आ जाती हैं और अपने मुख्तलिफ काम करती सही, हैं। ठीक हो गया। अब आपने ऐसी प्रोटीन बनानी है जो कि आपके मुदाफियती निज़ाम को अलर्ट करे कि भाई ये कोरोना वाली प्रोटीन है, इससे बचो, एंटीबॉडी बनानी है मतलब, अगेंस्ट ठीक है, फाइट करो। और उस प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी ऐसे बनेगी कि आप इस सेल को एक मैसेज भेजेंगे और ये मैसेज का नाम है mRNA। ये mRNA यहां से होता ये है कि mRNA जब आपके खून में जाएगा तो ये बड़ा अनस्टेबल है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है बड़ा जल्दी। तो इसको महफूज रखने के लिए बहुत एक नाजुक झिल्ली जिसे कहते हैं उसमें बंद किया गया। और वो झिल्ली किसी जानवर से नहीं ली गई, खुदा का वास्ता, किसी जानवर से नहीं ली गई। ठीक है ना। तो वो केमिकल है, वो आपके बहुत सी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, आप अपनी जिंदगी में शायद खा भी चुके। तो ये छोटा सा mRNA और उसके दे दिए झिल्ली, और ये वैक्सीन जाके जब आपके सेल के साथ लगेगी तो ये झिल्ली यहाँ पे रह जाएगी और ये mRNA इसके अंदर चला जाएगा। सही, और ये mRNA जब आपका सेल, अब ये देखिए कि ये झिल्ली बाहर रह गई है, इसमें काबिलियत नहीं रही कि ये जाके किसी और आपके न्यूक्लियस के अंदर जाके लगे। इसका आपके डीएनए के साथ कोई लेना देना नहीं। सही, और जब आपका सेल इस फॉरेन चीज को देखेगा तो इस mRNA के ऊपर जो मैसेज है वो स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के ऊपर लगी हुई है, वो उस स्पाइक प्रोटीन को बनाएगा और वो आपके सेल के ऊपर यहां पर ऐसे डिस्प्ले करेगा। ये ठीक, ये एक मार्केट में आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपके सेल ने कोरोना वायरस का छोटे छोटे कंपोनेंट्स अलग करके अपने ऊपर डिस्प्ले कर, ताकि आपके जो बॉडी के हिफाजती सेल हैं, पुलिस है, अलर्ट हो जाए, सही, एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो आपके हिफाजती निजाम है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, उन सबको पता लग जाए कि भाई ये वो चीजें हैं जिनसे बचना है। ये वो आपके मुखालिफ अनासर हैं जो शर फैलाते हैं। और उसके बाद ये जो मैसेज है, ये mRNA का डाला हुआ मैसेज जो कि प्रोटीन की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है, ये सिग्नल जाता है आपके बॉडी के हिफाजती निजाम में, जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये लिम्फ नोड्स आपके जिस्म में फैले हुए हैं और वो लिम्फ नोड इस प्रोटीन को देख के जगह जगह एंटीबॉडी बना देते हैं। अब एक और बुनियादी सवाल कि mRNA ही क्यों, बाकी वैक्सीनों में mRNA क्यों नहीं आया? तो अब तक की जो रिसर्च हुई है उसमें मसला ये था कि अगर आप सिर्फ एंटीबॉडी बनाते हैं तो वो सिर्फ एक्यूट फेज जब बीमारी हुई है आपको तब तक प्रोटेक्ट करेगी। मॉडर्न तहकीक ये है कि आपको सिर्फ एंटीबॉडी बनाने वाले सेल को एक्टिवेट नहीं करना, आपको मेमोरी सेल भी बनाने हैं, सही, ताकि आपका जिस्म याद रखे कि यार ये चीज हुई थी, आइंदा मैंने कभी नहीं करी। क्योंकि एंटीबॉडी 90 दिन के बाद जा भी सकती है, लेकिन मेमोरी सेल हमेशा उसको दोबारा प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक। मेमोरी सेल बनाने के लिए आपका एक और सेल है जिसका नाम है टी सेल, वो टी सेल का एक्टिवेट होना जरूरी है। और ये जो निजाम है जो नेचुरल के करीब तर है, इसमें आपका टी सेल भी एक्टिवेट होगा और टी सेल जो है वो आपका मेमोरी सेल भी बनाएगी। तो ये मेमोरी सेल आपके खून बनाने वाले आज़ा में जाके महफूज हो जाएंगे और उसके बाद हमेशा आपको बचाएंगे। ये मैंने निहायत नॉन मेडिकल टर्म में बताया है और मेरा ख्याल है कि इस पर फर्दर गुफ्तगू भी बहुत शुक्रिया फरहान, 15 साल की मेडिसिन को जिस तरह 5 मिनट में तुमने बताया है, और मैं तुम्हारी दिलचस्पी और वो जो एक्साइटमेंट देख के, तो जज़ाकल्लाह। फरहान ने जो बात की है मैं उसको एक लाइन में दोबारा समराइज कर देता हूँ कि जिस तरह हमारी जंगों से पहले जंगी मशकें की जाती हैं जिसमें नकली दुश्मन का पुतला होता है और उसके ऊपर असली गोलियां बरसाई जाती हैं, तो आप ये समझ लें कि वो नकली पुतला स्पाइक प्रोटीन है जो आप वैक्सीन के जरिए दे रहे हैं। और आप उसको देखते ही जिस्म बंदूक में असली गोलियां पर प्रैक्टिस करता है, लेकिन बाद में जब असली दुश्मन हमला करता है, यानी कि दुश्मन और कोरोना वायरस हमला करता है, तो आपकी वो बंदूकें पहले से लोडेड होती हैं उन मशकों की वजह से, और वो जबरदस्त रिएक्शन देती हैं और हमला नाकाम होता है। और हम जरूर बात करेंगे कुछ मिथ्स की जो इसने बात की फरहान ने, कि एक मेम्ब्रेन जो उसके इर्द गिर्द होती है उसका नाम है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। आप अगर अपनी दवाइयों को कभी गौर से देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के नाम होते हैं जिनको व्हीकल्स कहते हैं। मैंने कल अपने कॉलम में भी लिखा था कि इंसुलिन एक इसकी आम सी मिसाल है, उसमें इस तरह के व्हीकल्स यूज होते हैं। जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो उस व्हीकल्स वहां पे उसको जमा देते हैं इंसुलिन को, ताकि वो 24 घंटे तक आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है और अपना काम करती है। बहुत शुक्रिया फरहान। मैं आऊंगा फैजान मलिक की तरफ। फैजान मलिक का मैं तारुफ कराता चलूं कि ये कैंसर के शोबे से वाबस्ता है, ऑन्कोलॉजिस्ट है और इम्यूनोलॉजी में भी महारत रखते हैं, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से पढ़े हुए हैं और इस वक्त लुधियाना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैजान। मैं एक आम इंसान के हवाले से, ये जो वैक्सीन है किसको लग सकती है, कितनी इसकी एफिकेसी है, कितना इसका फायदा है और उसके साइड इफेक्ट्स पे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। सो वैक्सीन्स अभी जो मार्केट में हैं उनमें 3 हैं। एक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है और 2 mRNA वैक्सीन्स जिसमें मॉडर्ना और फाइजर की। लेकिन जो अप्रूव हो चुकी हैं FDA से वो हैं मॉडर्ना और फाइजर। ये दोनों mRNA वैक्सीन्स हैं और mRNA वैक्सीन जिस तरह फरहान ने बताया कि आज के दौर में सबसे तेज़ तरीका है वैक्सीन डेवलप करने का, इसलिए ये वैक्सीन महीनों में बनी है, सालों में नहीं, जो कि पहले होता था। ये वैक्सीन दोनों की स्टडीज फाइजर में 40,000 पेशेंट्स थे और 20,000 में 20,000 को वैक्सीन मिली, 20,000 को नहीं मिली, और उन्होंने कंपेयर किया कि किन में किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरह मॉडर्ना में भी 30,000 टोटल पेशेंट्स थे जिनमें 15 को मिली 15,000 को, 15,000 को वैक्सीन नहीं मिली। तो दोनों की एफिकेसी मोर देन 90% थी। मॉडर्ना की 95% से भी ऊपर रीच कर रही थी। एक और चीज जो माइंड में रखने वाली है कि ये वैक्सीन मिल जाने का मतलब ये नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, आप फिर भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं। उसके वैक्सीन मिलने के बावजूद आपको मास्क पहनना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इन्फेक्ट ना कर सकें। ठीक हो गया, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वैक्सीन से बहुत कम चांस हो जाता है एक आम मुकाबले में जिसने नहीं ली हुई, और अगर किसी को हो भी जाए, जो 5% आपने बताया, उनमें बहुत ही हल्की फॉर्म होती है, इसमें अस्पताल नहीं जाना पड़ता। एक सवाल ये किया गया कि जी ये दुनिया की वैक्सीन को बनने में तो 4-4 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, तो ये कैसे हो गया कि ये आज आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो 1 साल हो गया, तो 1 साल में ही ये वैक्सीन बन गई। ये भी कोई साजिश है कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई? लेकिन जब वो बंदा ये बात कर रहा होता है तो उसके हाथ में एक आईफोन 10 या 11 होता है जिसमें बैठा हुआ अमेरिका से भी बात कर रहा होता है, पूरा कंप्यूटर उसके मोबाइल में होता है। क्या आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा था कि एक कंप्यूटर एक मोबाइल में आ जाएगा? आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं यूके में, कतर में, अमेरिका में, सारे एक ऐसे लग रहे हैं एक कमरे में बैठे हैं। तो खैर, मैं यहाँ इन्वॉल्व करूंगा डॉक्टर अवैस कुरैशी को। ये इनका ताल्लुक डिप्लोमेट अरब बोर्ड एनेस्थीसिया से है, कतर में ये फिजिशियन है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और आगाही की मुहिम में हमेशा पेश रहते हैं। कुरैशी, ये वैक्सीन कैसे डेवलप होती है? एक आम इंसान को बताएं कौन से मराहिल होते हैं कि वैक्सीन बन जाए। वकास, मैं सुबह से ना एक सवाल के जवाब के लिए बड़ा बेचैन था और मैं सोचे जा रहा था उसके बारे में। आपने मुझे कहा था कि इस सारे प्रोसेस को आपने जो है बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना है। तो आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एनालॉजी सोच रहा था, एक तशबीह। वो ये है कि बचपन में जब हम होते तो हमारे से अक्सर ये कोई सवाल पूछा जाता था कि एक अंडा जो है वो 3 मिनट में गर्म होता है, तो बताओ कि 10 अंडे जो है कितनी देर में गर्म होंगे। ठीक है, तो हम जनरली जो है ना हम लोग कहते थे कि 30 मिनट में। लेकिन अगर उसमें साइंस है, उसका जवाब ये कि अगर आप 10 अंडों को इकट्ठे उबालना शुरू करेंगे तो वो सारे के सारे 3 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है ये वैक्सीन है, इसके जो स्टेप्स हैं
पहले ये सीक्वेंशली हुआ करते थे, यानी एक के बाद एक। जब भी वैक्सीन डेवलपमेंट की बात होती है तो उसमें 4 मेन स्टेप हैं, और उससे पहले एक प्री क्लिनिकल होता है जिसमें जानवरों पर तहकीक की जाती है। नॉर्मली ऐसा होता था कि जो 4 स्टेप्स हैं ये एक के बाद होते थे, और हर एक के बाद जो है जो रेगुलेटरी टीम होती थी वो उस प्रोसेस को, उस डाटा को रिव्यू करती थी, और उसके बाद अगले स्टेप की अप्रूवल होती थी। इस दफा उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने पहले 3 स्टेप जो है उन्होंने एक साथ ही शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक की सिचुएशन थी, इमरजेंसी सूरत हाल थी। हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम कुछ साल वेट करें और वैक्सीन का आने का इंतजार करें और उसको 100% सेफ हो, या एक ये था कि हम रिस्क लें और अपनी जो पहले से अवेलेबल डाटा है उस पर रिलाई करके हम ये वैक्सीन डेवलप करना शुरू कर दें। तो साइंटिस्ट ने, ग्लोबल कम्युनिटी ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें वैक्सीन चाहिए, और इस पेंडेमिक को खत्म करने के लिए वैक्सीन ही वो तरीका है जो हर्ड इम्यूनिटी पैदा करेगी। तो उन्होंने ये बेट ली, और हमने देखा है कि 40,000 पेशेंट फाइजर वाली में थे, एस्ट्राजेनेका में 20,000 थे, मॉडर्ना में 30,000 थे। तो इतने ज्यादा पेशेंट्स को उन्होंने ट्रायल में डाला, और उसके बाद बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ जो है हमें वैक्सीन मिली। वैक्सीन के जो है ना 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला प्री क्लिनिकल होता है जिसमें जानवरों पर तहकीक की जाती है और देखा जाता है कि जानदारों के लिए ये दवाई सेफ है कि नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है फेज 1 ट्रायल कहते हैं, उसमें हेल्दी वॉलंटियर्स, जो नॉर्मल हेल्दी लोग होते हैं, उन्हें लिया जाता है, वॉलंटरी बेसिस पे उन्हें रजिस्टर किया जाता है। 30 से 100 के करीब लोग होते हैं, उन्होंने वैक्सीन दी जाती है। आइडिया ये होता है, आपने देखना है कि इंसानों में इसमें कोई साइड इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, और दूसरा आप उससे डोज फाइंड करते हैं। जैसे डिफरेंट वैक्सीन थी, उनमें 30 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम के डिफरेंट डोजेस यूज हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 50 और 100 जो है वो ज्यादा यूजफुल है। फेज 2 जो है उसमें ये होता है कि जब आप 100 से क्रॉस कर जाते हैं, यू टेक फ्यू 100 पीपल, और आपने जो डोज निकाली होती है कि हाँ ये डोज है, ये इफेक्टिव है, इसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी पैदा हो रही है, आप वो डोज उन लोगों में इंजेक्ट करते हैं, और फिर आप उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। फेज 3 जो है, जो हमारी असल रिसर्च होती है, जिसे हम रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, उसमें आप ऐसा करते हैं कि आप 2 ग्रुप्स लेते हैं, एक ग्रुप को वैक्सीन देते हैं और एक ग्रुप को जो है खाली इंजेक्शन देते हैं, या चिप समझ लें। तो उसमें आप देखते हैं कि कौन सा जो है ग्रुप है उसमें सिम्टम डेवलप होते हैं, और कौन सा ग्रुप है जिसमें डेवलप नहीं होते। और फेज 4 जो है, जो अभी तक कोई वैक्सीन वहां तक नहीं पहुंची, वो पोस्ट मार्केटिंग होती है। जब अप्रूवल मिल जाती है उसे ड्रग अथॉरिटी से, तो उसके बाद देखा जाता है कि उसकी सेफ्टी जब जनरल पब्लिक में लॉन्च हो जाती है दवाई, तो उसके बाद उसका रिव्यू होता है। तो इस दफा ये किया गया है कि फेज 1 उन्होंने किया है जल्दी से, और उसके बाद फेज 2 और फेज 3 साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो डाटा रिव्यू करना था उन्होंने, तो ड्रग सेफ्टी और मॉनिटरिंग बोर्ड जो है वो लाइव, जैसे पेशेंट का डाटा एंटर हो रहा था और उसी वक्त वो उसे एनालाइज कर रहे थे। यूजुअली वो महीने बाद रिव्यू करते हैं और उन्हें रिव्यू करने में भी महीने लग जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये सब कुछ लाइव हो रहा था। और दूसरी इस सारे प्रोसेस को होने की जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थी साइंटिस्ट के दरमियान, कि हर कोई चाहता था कि वैक्सीन बने। तो इसलिए एस्ट्राजेनेका का आप देखें कि आधे मरीज जो हैं उसमें यूके से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, ब्राजील से हैं। तो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थी जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ जल्दी पेशेंट लेना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस दफा जो खास बात थी वो ये थी कि फंडिंग बहुत ज्यादा थी। पूरी दुनिया ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कोएक्स, गावी, सब ने मिलकर वैक्सीन अलायंस बनाई है, और सारी दुनिया ये चाहती थी कि हम एक वैक्सीन बनाएं। तो इस वजह से इस दफा ये बड़ी तेजी से पॉसिबल हुआ। बहुत शुक्रिया कुरैशी, और आपने एक साइंसी एक तहकीक को जो कि 4 मराहल से गुजरती है, एक आम जबान में समझाने की कोशिश की। अब तक हमने जितनी बात की वो वैक्सीन की बात थी। अब जो मैं प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट शुरू करने वाला हूँ वो उन दानिश्वरों की बातें हैं जिन्होंने ना तो वैक्सीन अभी तक देखी है, और क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी आई नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, यूके में भी बहुत सारी मिथ्स हैं। तो हम एक एक करके उन मिथ्स को तोड़ेंगे, क्योंकि सूरह हाजिरात की आयत है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई अफवाह लेके आए तो तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। और यहाँ नुकसान किसको पहुंच सकता है? पोलियो ना पिलाओ तो बच्चों को, वैक्सीन से इनकार करो या मास्क ना लगाओ तो बुजुर्गों को नुकसान पहुंच सकता है। पहली मिथ, मिथ्स मुराद मफरूजा, कहानी, शोशा, साजिशी नजरिया। डॉक्टर साहब, मैं ये वैक्सीन लगाऊंगा तो इसके अंदर तो सुअर और बंदर का डीएनए है, और ये मेरे डीएनए को बदल के ऐसा कुछ कर देगा कि मैं महरम ना महरम के रिश्तों की पहचान भूल जाऊंगा और मेरा डीएनए कंट्रोल होगा। फरहान अहमद, डीएनए कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग हम लोगों का? बहुत शुक्रिया वकास, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। और ये इस हवाले से मैं एक इंपॉर्टेंट बात करता चलूँ, ये मैकेनिज्म से हट के, कि जब ये वैक्सीन बना रहे थे, 2 बड़ी कंपनी mRNA वैक्सीन के ऊपर आ रहे थे, तो उन्होंने पुराना डाटा देखा। कॉमन सवाल जो अवाम के जहन में आते थे वो इसी किस्म के थे
तो उन्होंने इस वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, क्योंकि अक्सर साजिशी अनासर वैक्सीन की बर्बादी के लिए जो सबसे पहला एजेंडा स्टार्ट करते थे वो प्रिजर्वेटिव से करते। तो इस वैक्सीन में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। तो चनाचा वो जो बाकी मसाइल वो तो अलग हो गए। अब बात आ गई बंदर का डीएनए घुसा दिया। फिलहाल जो ये दोनों वैक्सीन है इसका किसी जानवर से कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात तो कहानी खत्म। तो जब ना इसमें जो कंटेंट है वो कहीं भी नहीं है। दूसरी जो भी मैं बात कर रहा था कि डीएनए चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एमआरएनए अल्लाह ताला ने इंसान के डीएनए को खुला नहीं छोड़ा, वो कंट्रोल्ड है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। आप आसान जुबान में ये सोच लें कि अगर आपने किसी चीज को पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ है और दूसरे शख्स को वो पासवर्ड नहीं पता, वो पासवर्ड के बगैर वो खुल ही नहीं पाएगी डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डीएनए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अंदर सेव्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये एमआरएनए अंदर नहीं जा सकता। और ये सिर्फ 2 वैक्सीन जो अभी मार्केट में आई हैं ये एमआरएनए बेस्ड हैं। जो बाकी वैक्सीन जो भी इंशाल्लाह आएंगी उनमें न्यूक्लिक एसिड एमआरएनए का तो ताल्लुक ही नहीं है। तो वो बात तो उनकी डीएनए चेंज करने वाली कहानी तो वहीं खत्म हो गई। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा कि कंट्रोल टावर होता है जो उस एयरपोर्ट पे लैंडिंग और टेक ऑफ और सारे जहाज़ों की आमदोरफ्त को कंट्रोल करता है, लेकिन वो इतना सिक्योर्ड होता है, इतना महफूज होता है कि एक मुसाफिर और तो क्या, एक जो एयरपोर्ट का गैर मुतलका बंदा होता है उसको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। उसके बावजूद भी सारे काम एयरपोर्ट के चलते चले जाते हैं, कोई फ्लाइट रुकती नहीं है। हमारा न्यूक्लियस जहाँ डीएनए रहता है वो भी उसी कंट्रोल टावर की तरह है, जिसके अंदर कोई गैर मुतलका बंदा नहीं जा सकता। जहां तक ये बात है डीएनए बदलने की, तो मैं शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, गूगल सारे यूज करते हैं। ओविडो इंटरनेशनल एक कमीशन है, एक बैनुल अक़वामी कमीशन है, उसका नाम है ओविडो इंटरनेशनल। उसके 85 से ज्यादा मेंबर्स हैं और सब इस ट्रीटी पे साइन कर चुके हैं, इस कानून पे साइन कर चुके हैं कि कोई ऐसी दवाई नहीं बनाई जाएगी जिससे इंसान की मौरूसियत, उसका डीएनए बदले। तो शुक्रिया फरहान, ये बहुत बड़ी मिथ थी यार कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए वकास, जो 2 लोग जिनका एक्चुअली डीएनए चेंज हो चुका है, उनमें एक स्पाइडरमैन और दूसरा एक्समैन के म्यूटेंट्स हैं। उसके अलावा इसको हमें मूवीज तक रखना चाहिए, फिल्मों में होता है, फिल्मों में होता है। हाँ। बिल गेट्स बहुत स्मार्ट होगा, इतना स्मार्ट नहीं है कि वो मैं इस पे आऊंगा एक्चुअली, बिल गेट्स पे लेटर ऑन। फैजान, मेरा अगला सवाल आप ही से है यार, ये जो रवैये बदल जाएंगे, हम लोग महरम ना महरम को नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे, माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। मेरे ख्याल है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सबने ली हुई होगी, सबने पोलियो ली होगी। आप लोगों में से कौन कौन माँ बाप का नाफरमान है? हाथ खड़ा करें। वैक्सीन आई थिंक के पिछले 100 साल में अगर साइंस ने, मेडिकल साइंस ने कोई बहुत बड़ी तरक्की की है, उसे वैक्सीन कहा जाएगा। क्योंकि जो मैसिव मास किलिंग्स होती हैं पेशेंट्स की, स्मॉल पॉक्स हमने देखा, पोलियो देखा, उनके खिलाफ वैक्सीन बनाई गई और वो इरेडिकेट हो चुकी है दुनिया से। तो बिगेस्ट सक्सेस है दुनिया। तो ऑब्वियसली इसके साथ थोड़े से कंसर्न्स भी आएंगे। आई थिंक इनिशियली जब 1990s में वैक्सीन रिपोर्ट हुई तो उसमें ऑटिज्म और एक तो साइड इफेक्ट्स जो आई थिंक जिनको दोबारा से मजीद कंफर्म नहीं किया जा सका, लेकिन एक बात लोगों के माइंड में बैठी हुई है और उसकी वजह से आई थिंक मोर एंड मोर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहती हैं। लेकिन कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये चेंज करती है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी, आई थिंक दोनों वैक्सीन की जो ट्रायल्स थी, मॉडर्ना की और फाइजर की, दोनों में एक में 6 पेशेंट्स प्रेग्नेंट हुए, दूसरे में 12 पेशेंट्स प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुई। तो ना इसमें आपकी कोई इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम है, आप इसमें प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस भी कोई नहीं है। आई नो कि बिगिनिंग में, शुरू में कुछ लोगों को कंसर्न था, आई थिंक कुछ यंग फीमेल्स वो कह रही थी कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवानी क्योंकि दे वर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट। लेकिन अब जो है एफडीए की तरफ से एडवाइजरी आ चुकी है और हर बंदे को वैक्सीन लगवा रहा है। बहुत शुक्रिया। और वकास, सॉरी, मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी क्योंकि मैं हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं हर वक्त चीजों से डील करती हूँ। हम 2 ड्रग्स यूज करते हैं, लेकिन हमें पता है कि दे विल कॉज बिहेवियर चेंज। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन इन पेशेंट्स विद क्लाइनफेल्टर और कैबर्गुलिन इन पेशेंट्स विद प्रोलैक्टिनोमस। तो जब हम ये 2 ड्रग्स यूज करते हैं ना, हम पेशेंट्स को एक्चुअली वार्न करते हैं, वी प्रिपेयर देम, वी टेल देम टू रिपोर्ट द सिम्टम्स बैक टू अस। सही, ठीक तो है। ये जस्ट बल्कि बी आपने अवेयर, अच्छा पॉइंट अगर बताया ऐसा कि कुछ होता, सही है। ऐसा कुछ होता वैक्सीनेशन में, तो इट वुड हैव बीन अ वार्निंग। मैं अगले सवाल की तरफ आऊंगा और मेरा अगला सवाल है इसके बारे में कुरैशी से। अवैस कुरैशी से सवाल है, मिथ्स प्रिवेल क्यों करती है? मैं यहाँ पे एक लाइन बोल दूं फिर मैं कुरैशी को इन्वॉल्व करता हूँ। मेरे नाजरीन को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, जिनमें से 1/5 यानी एक हर जो 50 लाख के करीब लोग इंसुलिन लगाते हैं।
इंसुलिन 1920 में कनाडा में दरियाफ्त हुई थी या बनी थी, डॉक्टर बेस्ट ने बनाई थी। इनहेलर पहली दफा इंग्लैंड में 1786 में बना था। और दिल में जो स्टेंट होता है, जो हार्ट का स्टेंट होता है, वो पहली दफा 1986 में स्विट्जरलैंड में लगा था। ये 3 चीजें मैंने इसलिए मेंशन की हैं कि ये तीनों किसी मुसलमान मुल्क, सऊदी अरब, जद्दा या मिस्र में नहीं बनी थी। ये तमाम गैर मुस्लिम ममालिक में बनी थी। हर रोज हम इंसुलिन लगाते हैं, हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि इसके अंदर भी कोई ऐसी चीज हो सकती है, चिप हो सकती है जो हमें बंदर बना सकती है। ये भी तो किसी यहूदी की, सनोफी एवेंटिस कंपनी जो लेंटिस की कंपनी इंसुलिन की, वो फ्रांस की है। तो ये जो दवाइयां हम कितने लोग इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने किसी को माँ बाप का नाफरमान बनाना होता, उसका ईमान छीनना होता, आपको बताता भी ना और इंसुलिन के अंदर ही वो चीज लगा देता, जो कि एक ख्याली चीज है, ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेरा कुरैशी से इस सारे बैकग्राउंड जो मैंने 2 मिनट बोला, सवाल ये है कि हमारे आज के माशरे में जब इतनी अवेयरनेस है, हर चीज इतनी 1 मिनट में गूगल में पढ़ लेता है इंसान, ये मफरूजे, ये नजरियाती साजिशी नजरियात इतना क्यों फैल जाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, इनको मंतक मान कैसे जाते हाँ जी वकास, ये मेरे ख्याल में बहुत अहम है। और हमारे जो सेशन है उसका एक मकसद ये भी है कि हम लोग जो है इन मफरूज़ों को काउंटर करें, क्योंकि जब लोग डॉक्टर्स की बात सुनते हैं तो होपफुली उन्हें ये बेहतर लगेगा कि डॉक्टर्स जब खुद ये बात कर रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, तो होपफुली वो सिर्फ माइल होंगे। यार ये जो कंस्पिरेसी थेरीज की बात है ना, तो कंस्पिरेसी थेरीज और इंसानियत का जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक है शुरू से ही। इसमें जब WHO ने अनाउंस किया था ये इसको पैंडेमिक, तो उसी वक्त उन्होंने साथ ये टर्म यूज की थी कि वी आर आल्सो फेसिंग एन इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक का मतलब ये है, आप कह रहे थे ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कनेक्शन है, हमारे पास बहुत कुछ है, तो उसी वजह से ना उसका साइड इफेक्ट भी है कि एक हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में हमारे में से जो इंसान जिस तरह की इंफॉर्मेशन सीख करता है ना, उसे मिल जाती है। अभी आप गूगल पर जाकर सर्च करें वैक्सीन और ऑटिज्म, आपको उससे रिलेटेड हजारों ऐसी चीजें मिल जाएंगी। अभी आप करें कि DNA चिप और 5G, और आपको उससे रिलेटेड लाजमन कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऐसा पेपर फेक मिल जाएगा जो आपके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करेगा। तो इसमें जो 4 रीजन है जो मैं आज देख रहा था और मैं सोच रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को ना समझ नहीं सकते। अब जैसे डॉक्टर फरहान ने बड़े जबरदस्त तरीके से बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये नहीं समझ सकते कि mRNA बॉडी के अंदर जाएगा, क्या होता है। इम्यून सही है। सिस्टम, साइटोकाइन स्टॉर्म, सारा जिस्म इन्वॉल्व नहीं। उनके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन वो ज्यादा बेहतर है कि यार ये वैक्सीन जो है बहाने से लगा रहे हैं, चिप डाल रहे हैं, 5G से कंट्रोल करेंगे, डाटा ट्रैक करेंगे, इनफर्टाइल करेंगे, पॉपुलेशन कम होगी। तो लोगों में कॉम्प्लेक्स आइडिया समझने की कैपेबिलिटी जनरल पॉपुलेशन में नहीं होती, इसलिए दे गो फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशन सही। कि जी ये कोई कर रहा है, कोई साजिश है और वो है। दूसरी बात ये है, जिस तरह ये पैंडेमिक फैला है और जिस तरह ये सारी चीजें होती हैं, उससे एक फेयर की जो है ना सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिसमें हम मीडिया को भी ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की है इसकी। तो जब फियर में लोग होते हैं तो उस वक्त वो एक एस्केप ढूंढ रहे होते हैं, दे नीड एन एनिमी टू ब्लेम। तो उस सिचुएशन में सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका इस पैंडेमिक में यही था कि आप सबसे बड़ी फिगर को पकड़ें जो वैक्सीन से एसोसिएटेड है, पूरी दुनिया में, अफ्रीका में वैक्सीन के लिए ट्रायल्स रन कर रहा है, पैसे दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बिल गेट्स। बड़ा जबरदस्त कॉमन टारगेट था, उन्होंने उसे पकड़ा। अब हमारा जो डर है ना, उसे एक स्केप मिल गया है कि हाँ जी ये बिल गेट्स है, ये सारे काम कर रहा है, या इसी तरह के और 2 ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सारे काम कर रही हैं। तो फियर की वजह से जो है ना प्रॉब्लम हुई है। तीसरी जो बात है ना वो ट्रस्ट की बात है। और एक लिहाज से ये पेंडेमिक बड़े अच्छे टाइम पे आया है कि हमारे पास फैसिलिटीज थी, mRNA था, टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था। लेकिन इसका दूसरा जो साइड इफेक्ट हुआ है वो उस टाइम पे आया है कि जब लोगों का गवर्नमेंट्स में ट्रस्ट जो है ना एट लो लेवल है। इस वक्त जो दूसरी जंग अजीम के बाद जो डेमोक्रेसी का आइडिया पूरी दुनिया में फैला था वो अपनी कमजोर तरीन हालत में है, और लोगों का जो ट्रस्ट है अपनी गवर्नमेंट पे बिल्कुल लो लेवल पे है। इसी वजह से हमने देखा है कि पॉपुलिज्म की वेव आई है, ब्रेक्जिट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप आया है। तो लोग इस पेंडेमिक से पहले ही अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। अब एक आप गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं कर रहे और उसके बाद वो मैंडेट कर देती है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें, आपको लॉकडाउन कर देती है, आपकी जॉब खत्म हो जाती है, आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सक रहे। तो एक एंटी फीलिंग पहले से ही है और अब वो एक्सेजरेट हो जाती है, बढ़ जाती है कि जो गवर्नमेंट जो है सब कुछ कर रही है, इसने हमारा ख्याल नहीं किया। चौथी और आखिरी बात जो मेरा ख्याल में मैं सबसे कहूंगा कि इस बारे में सोचें और अपने ओपिनियन दें, वो है ट्रांसपेरेंसी। जो आप कह रहे थे ना कि मेडिकल कम्युनिटी का फॉल्ट है, ये बिल्कुल मेडिकल कम्युनिटी का भी फॉल्ट है, क्योंकि जब ये रिसर्च होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं,
हमें इनका डाटा खास तौर पे आजकल के दौर में ट्रांसपेरेंटली पब्लिश होना करना चाहिए, चाहिए था। होना चाहिए। आपको पता है कि वैक्सीन अप्रूव हो जाती है, लेकिन अभी तक वो पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में बाद में आता है, ठीक सही, है। इसी तरह जो है, जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अब जो एस्ट्राजेनेका वाला पेशेंट है, हम खुद डॉक्टर हैं, हमें खुद भी नहीं पता कि उसमें एलर्जिक रिएक्शन किस टाइप का हो डेवलप रही है, हुआ था, ठीक है, ठीक है, माइल्ड रिएक्शन था, मॉडरेट रिएक्शन था, क्या हुआ। अगर आप सही। उस पेशेंट का इंटरव्यू करके उसे दिखा देते कि हाँ जी, मुझे साइड इफेक्ट हुए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल ने मेरा ख्याल रखा है, ट्रायल वाले मेरा ख्याल कर रहे हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसमें पॉइंट मैं बस टेकन, आखिरी बात करना पॉइंट चाहूंगा टेकन। कि डॉक्टर्स को सामने आना चाहिए, और डॉक्टर्स को सोशल मीडिया पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है, वी हैव टू ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अपने जनरल पीपल के लिए। बहुत खूबसूरत बात कुरैशी, साइड इफेक्ट्स का जिक्र किया। आजकल मुझे बड़े लोगों ने जो मेरे पेज पे फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी ऑस्ट्रेलिया में, वो जो एक लाइव वीडियो बन रही थी कि एक लड़की वैक्सीन लगवा रही है और वैक्सीन लगवाने के 30 सेकंड बाद उसको चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो इस चीज को लेके बहुत लोगों ने कहा कि जी ये तो मर गई है। हालांकि मैं बताता चलूँ, और मैं फिर साइड इफेक्ट के लिए वापस आऊंगा फरहान पे, और फिर मैंने फैजान से बात करनी है यहूदी साजिश वाले नजरिए पे भी। पैनाडॉल से लेके ऑगमेंटिन तक हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। वो जो उस लड़की के साथ हुआ, उसको वेसोवेगल सिनकपी कहते हैं। वो वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ, वो उस परेशानी और सोच की वजह से हुआ कि हाय अगर मुझे कुछ हो गया। आपने घरों में देखा होगा जिसको एंजाइटी अटैक कहते हैं, कि इंसान पैनिक करके थोड़ी देर के लिए चक्कर आके गिर जाता है और वो उसी अगले कुछ मिनटों में ठीक होकर बैठ जाता है। इसको वेसोवेगल सिनकपी कहते हैं, इसको गूगल कर ले। वैक्सीन के अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपका ब्लड प्रेशर गिराए। हाँ, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। अभी मेरे पेज पे अभी लाइव एक शख्स ने सवाल किया है कि जिसको एलर्जी हो उसको वैक्सीन लग सकती है। एलर्जी एक बहुत बड़ी टर्म का नाम, बहुत बड़ी इस्तेलाह है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। किसी को अंडों से है, किसी को मूंगफली से है, किसी को स्ट्रॉबेरी से है। तो ये वैक्सीन के बारे में किसी को नहीं पता है कि अगर आपको पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि इसके अंदर एक केमिकल है, अगर आपको पहले से मालूम है कि आपको उससे एलर्जी है, तो बिल्कुल आपको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। सही, फरहान की तरफ आता हूँ। फरहान, साइड इफेक्ट्स, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। दो वैक्सीन जो FDA इमरजेंसी ऑथराइजेशन अप्रूवल ले चुकी हैं, उनमें दोनों mRNA बेस्ड हैं और डाटा बड़ा क्लियर है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, और हम अब तो लोगों ने वैक्सीन हजारों की तादाद में लगवा दी। तो दो किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपका इंजेक्शन लगा है वहां पे साइड इफेक्ट, और फिर पूरा जिस्म आपका कैसे उस वैक्सीन को रिस्पॉन्ड करे। तो जो जिस जगह पे इंजेक्शन लगने के जो असरात हैं वो बड़े कॉमन, वेल नोन, हर कोई इंजेक्शन लगने का दर्द, ऑब्वियसली मसल आपका सोर होगा, थोड़ी सी सोजिश, उसके बाद बाज़ रेडनेस, ये माइल्ड इफेक्ट्स हैं। और उन्होंने जो ये जो अभी मार्केटिंग डाटा तो नहीं आया, लेकिन अभी तक जितने लोगों ने लगवाई है उनका फीडबैक की बेस पे और उनके अपने ट्रायल की बेस पे, ये जो 3 सिम्टम्स हैं, दर्द होना, सोजिश, रेडनेस, ये 80 से 90% लोगों में देखे जा सकते हैं, और ये 3 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते। सही। फरहान, बाद वैक्सीन की वजह से, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, एक बड़ा अहम सवाल अभी आया है। वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है? इस वैक्सीन की वजह से कोविड नहीं हो सकता। परफेक्ट, बस यही सुनना था कहानी कि तो खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैसे वो जर्रा ही नहीं है। सही, इसके अंदर वो तरह नहीं, और इसके ये मैंने बहुत आसान कर दिया कि इसके वजह से कोविड नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंसी तहकीक और एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स, ये वो है, मुझे पता है आवाम, हमारी आवाम हमें सुन रही है, इसके मैं इसमें सादा जवाब कोविड नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मैं पिछले दिनों डाटा देख रहा था कि तकरीबन अभी भी हमारी आवाम जो कॉमनली इस चीज को समझती है कि क्या हुआ है हमारे साथ, अब कितनी बड़ी साइंसी तहकीक हो चुकी है, वो 5% से कम है। आप अंदाजा लगा रहे हैं। उससे भी और कम ये वो है। लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और ये अपने शोबों में आगे निकले हुए हैं, लेकिन ये जो मैजिक अल्लाह ताला ने हमारे साथ किया हुआ है और हमारी इतनी बड़ी नेमत हमारे साथ है, इसका किसी को एहसास नहीं। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स लोगों में बाज़ औक़ात हेडेक, फीवर, फैटीग और मसल पेन, और ये भी तकरीबन 50% लोगों में हो सकते हैं और 3 दिन से ज्यादा नहीं लेते। जब आप लोग सड़क पे काम पे जाने के लिए गाड़ी पे निकलते हैं तो 3% चांस होता है आपके एक्सीडेंट होने का। जब आपकी बीवी या आपकी वालदा रोटी पकाती हैं तो उसमें चूल्हा फटने का 0.005% चांस होता है। लेकिन मुझे बताएं, क्या इस रिस्क की वजह से आप रोज तंदूर वाली मासी से रोटियां लगवाते हैं?
या रोज आप घर से बाहर ही नहीं निकलते कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सारी मिसाल देने का मकसद ये है कि पेनाडॉल से लेके ऑगमेंटिन तक हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आप उसको देखते हैं कि इसका फायदा कितना है, और अगर फायदा नुकसान से ज्यादा है तो आप ओके करके उसके ओके करते हैं। फैजान, मुझे अभी भी सवाल आया है पेज पे कि क्या ये यहूदी साजिश है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि हर चीज यहूदियों पे क्यों चली जाती है। ईसाई साजिश क्यों नहीं हो सकती, या हिंदुओं की साजिश क्यों नहीं हो सकती? क्या ये यहूदी साजिश है कि पहले वायरस लाए और अब वैक्सीन लाए और यहूदी सारा पैसा कमा रहे हैं? तो मुझे जरा इस बारे में थोड़ा सा बता दें। इसमें चंद पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि आज की दुनिया में पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन हमें यहूदियों को कुछ साजिश करने की जरूरत है। एवरीबॉडी नोज व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। दूसरी बात ये कि कोई भी बीमारी हो, अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि मैं एक्चुअली अरबी पढ़ना चाहता हूँ इसकी, कि काला मा अंज़लल्लाहु तान इल्ला अंज़ल लहु शिफा, कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका साथ इलाज पैदा ना किया हो। और ये बेसिकली वैक्सीन बनाना, और ये इस हदीस की रोशनी में ही है, कोई हदीस से बेसिकली हट के कोई काम नहीं किया जा रहा। ये बुखारी में हदीस है, और एक दूसरी हदीस है, उसका मुझे रेफरेंस नहीं मिला लेकिन मैंने पहले पढ़ी हुई है, कि इन्नल्लाह अंज़ला दा व दवा, कि अल्लाह ने बीमारी भी बनाई और उसका इलाज भी बनाया, और हर बीमारी का एक इलाज बनाया, बस लेकिन सिवाय मौत के और बुढ़ापे के। तो मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, और उसका इलाज ढूंढना हम पे फर्ज तो नहीं है, ऑब्वियसली वो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये बड़ा मुस्तहब है, ये अच्छा काम है, क्योंकि इससे आप दुनिया में पड़े इंसानों की जानें बचाते हैं। तो ये यहूदियों की साजिश नहीं है, हमें हमारे मुसलमानों को ये काम करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। वैक्सीन के खिलाफ साजिशी थीरीज तो आएंगी। दुनिया में कोई एक टॉपिक आप मुझे बताएं जिसपे कि पूरी 100% इंसान उस पर अग्री करते हो। हम तो अल्लाह के टॉपिक के, उसकी एग्जिस्टेंस, उस पे भी जनाब कई आपको लोग मिल जाएंगे जो कि उसके खिलाफ ही बातें करने को बढ़ेंगे। तो ये बल्कि मुसलमानों का काम होना चाहिए। हमें ये बातें, मैं होप करता हूँ कि 5-10 साल बाद इस तरह की बातें हमारे मुंह से निकले ही ना कि ये यहूदियों की साजिश है। मुसलमानों के इन कामों में आगे बढ़ के दुनिया की जान बचानी चाहिए, और इस पे आई थिंक वो कुरान की आयत लाजिम आती है कि जो जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसान। सूरह माइदा की आयत है, बिल्कुल फैजान। यहाँ मैं बताता चलूं कि चाइना ने एक वैक्सीन बना रहा है कैंसेरो के नाम से। चाइना एक एथिस्ट मुल्क है, कम्युनिस्ट मुल्क है, अल्लाह को बहुत सारे लोग उनमें मानते ही नहीं है। रशिया एक वैक्सीन बना रहा है, उसका कोई यहूदियत से ताल्लुक नहीं है। अमेरिका ने वैक्सीन फाइजर मोडर्ना बनी है, इनका मेन रिलीजन क्रिश्चियन है। आज क्रिसमस है जब हम बात कर रहे हैं, आज 25 दिसंबर है, ठीक है। इजराइल ने अभी तक वैक्सीन, मुझे उनकी कोई सामने नहीं आई, जो कि मेन यहूदी समझा जाता है। बताने का मकसद ये है कि ये हर चीज का जो एक अगला जो जवाब होता है कि यहूदी साजिश है, क्या हमारे पास इसकी कोई तौजीह होती है? और मैं आपको बताना चाहूंगा अपना तजर्बा। जब मैं वैक्सीन लगाने गया, उसने मेरा नाम पूछा, उसने मेरा मजहब नहीं पूछा, उसने मेरा मुल्क नहीं पूछा कि तू पाकिस्तान से है या मलेशिया से है। मेरे साथ वाले का भी खड़ा था, एक क्रिश्चियन खड़ा था, पीछे 3-4 ज्यूज भी खड़े थे। अगर ज्यूज ने ये वैक्सीन की साजिश हमारे खिलाफ बनाई है तो वो खुद क्यों लगवा रहे? थोड़ी सी मंतक, लॉजिक, दलील, तहकीक, रिसर्च। कुरैशी, तुम्हें कितने पैसे मिले आज का प्रोग्राम करने के लिए? बिल गेट्स ने तुम्हें कितने $? दिए? नहीं सीरियस यार, वो दिए होते लेकिन नहीं। वो भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग आ रही है, उसने ना गलत ट्रांसफर कर दी। जो पहली वैक्सीन बनी है फाइजर और बायोनटेक, तो बायोनटेक जो है दैट्स ए कंपनी ओन्ड बाय टर्किश जर्मन कपल जो कि मुसलमान है, ठीक है। तो फाइजर वाली वैक्सीन के बनाने में जो बायोनटेक कंपनी है उसके मुसलमान ऑनर है। अगर किसी के जहन में ये डाउट है, शायद उसे कि कोई मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ मुसलमानों का इसमें रोल है। मैं आने वाला हूँ फरहान की तरफ, क्योंकि इस मामले में हम सबसे ज्यादा जो मुस्तनिद राय है वो फरहान की है, क्योंकि ही इज एन इन्फेक्शियस डिजीजेस डॉक्टर। फरहान, पाकिस्तान में वैक्सीन कब आ रही है? अब मैं उन लोगों की बात कर, अभी तक हमने साजिशी नजरियों की बात की, अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वाकई लेना चाहते हैं लेकिन थोड़े कंफ्यूज हैं। उनको बताएं वैक्सीन कब आ रही है, कैसे करना चाहिए। इस हवाले से मेरी अभी पाकिस्तान में जो मेरे ऑब्वियसली बहुत सीनियर लोग जो ये ट्रायल रन कर रहे हैं उनसे बात हो रही थी, और फेज 3 ट्रायल में है पाकिस्तान जिस वैक्सीन का बेसिकली फेज 3 ट्रायल कर रहा है वो अभी तक हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के सामने फॉर अप्रूवल पेश नहीं की गई। उस वैक्सीन का जो ट्रायल है उसका कंप्लीट डाटा अभी पब्लिश नहीं हुआ। आई थिंक मिड 2021 तक का प्रोजेक्टेड डेट दिया जा रहा है। और ये जो इंटरनेशनल वैक्सीन हैं mRNA बेस्ड वैक्सीन, इनकी मैं कल देख रहा था कि किन किन ममालिक ने ऑर्डर प्लेस किए हैं। फिलहाल पाकिस्तान ने इंटरनेशनली mRNA बेस्ड वैक्सीन का ऑर्डर
प्लेस नहीं किया। फाइजर के चूंकि एक मल्टीनेशनल ट्रायल था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एरियाज में फाइजर का जो mRNA वैक्सीन ट्रायल हुआ हो, ऑफिशियल लेवल पर इसकी कंफर्मेशन नहीं आई मुझे। कुछ अखबारी बयानात थे, और आजकल के इंफोडेमिक्स में मैं सबसे पहला काम जो ये किया कि मैंने अखबारी बयानात पर यकीन करना छोड़ दिया। मैं एग्जैक्ट रेफरेंस देखता हूँ कि जिस साइंसदान ने तहकीक की उसने क्या कहा। तो फिलहाल इंशाल्लाह मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जल्द से जल्द जो है वो mRNA वैक्सीन बाय करे। अदरवाइज जो हम फेज 3 ट्रायल में इंशाल्लाह अर्ली मिड 2021 में हम एक्सपेक्ट करें। जनवरी में शायद आ जाएगी, और मैं ख्याल है हमारे यहाँ चाइना से आएगी जब आएगी, और उसमें भी पहले डॉक्टर्स को या बूढ़े हजरात को लगाया जाएगी वैक्सीन। बिल गेट्स ने वैक्सीन पे पैसा खर्च करने का सोचा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में खासतौर पे पोलियो के जो केसेस थे, क्योंकि उस वक्त 1994 में जब पोलियो की एपिडेमिक फैली थी तो उसने बहुत ज्यादा लोगों को जाने भी दी थी और अपाहज भी किया था। इसने वहां से आगाज किया था, और इसने 18 अरब डॉलर, इसने और इसकी बीवी मेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन ने, इन्होंने ये पैसे लगाए थे। उसके बाद लेकिन दुनिया को शायद ये बात नहीं पता कि वो सिर्फ वैक्सीन पे ही खर्च नहीं करता, वो लाइब्रेरीज भी बनाता है, वो यूनिवर्सिटीज बनाता है, यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। अब बिल गेट्स की ये वो सियासी बंदा नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है कि वो फलस्तीन पे आवाज उठाए या कश्मीर पे आवाज उठाए। हर चीज का एक स्पेशलिस्ट होता है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो फरहान इन्फेक्शियस डिजीज है, वो काम नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ, मैं उसका काम नहीं कर सकता। एक बात कहना चाहती हूँ कि इसी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स की वजह से पाकिस्तान एक वो मुल्क है among the only 3 countries in the world जहाँ पे अभी भी पोलियो है, which is very very unfortunate and a matter of actually quite थोड़ी शर्म आती है सोचते हुए कि यार हम इतना बड़ा मुल्क है हम, और अपने आप को इतना अजीम समझते हैं हम, और कायद की पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहते हैं, और पोलियो से हम अभी तक नहीं जान छुड़ा सके बिकॉज ऑफ दिस। पोलियो पाकिस्तान में और नाइजीरिया और अफ्रीका, जैसा कि आयशा ने बोला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया, और अभी रिसेंट डेटा के मुताबिक नाइजीरिया में भी खत्म हो गया है, तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा, एक मूवी देखिएगा सावन, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है सावन, पोलियो ज़्यादा बच्चे की है। किसी बाप को हक नहीं है कि एक 5 साल का बच्चा, मेरा अगर बच्चा मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं इसके लिए जो फैसला करूंगा मेरे बाबा कहेंगे तो मैं करूंगा, तो वो उम्मीद रखता है कि आप उसके लिए बेहतरीन फैसला करेंगे। अपनी जहालत, अपनी लाइलमी की वजह से अगर आप उसको नहीं लगवाते, वो तो वही करेगा जो आपको फॉलो कर रहा है, और वो कल को माजूर हो जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी पेशेमानी है, और आप मुजरिम है उस बच्चे के। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, मैंने उन पे कॉलम लिखा है पोलियो के नाम से, 2 बैसाखी 2 बूंद के नाम से, सब कुछ इस पेज पे मौजूद है। आयशा ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि मुझे यही डर है कि जो पोलियो के साथ हुआ कि पाकिस्तान पोलियो का अजायब घर बन गया, यानी पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया, नमूने के तौर पे 2 मुल्कों में रह गया, म्यूजियम बन गया। खुदा ना करे कोरोना के साथ भी ऐसा ना हो। मैं यहाँ पे सबको ही बताना चाहूंगा, शायद एक वजह ये भी है कोरोना वैक्सीन के खिलाफ कैंपेन्स की, कि लोगों को अभी तक, आधी दुनिया को यही लगता है कि कोरोना भी एक ड्रामा है। तो आज जब मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा तो मैं उन तस्वीरों को जरूर शेयर करूंगा, और मैंने अपने इंट्रो में भी की थी, 150 से या 200 से ज्यादा जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो मरे कोरोना से, लोग कहते हैं कि हमारे ही डॉक्टरों ने दूसरे डॉक्टरों को मार दिया। यानी ये वो साजिशी नजरिए हैं जो अस्पताल को मकतल और मसीहाओं को कातिल करार दे देते हैं। मुझे बताएं, अगर हमने उन डॉक्टरों को मार दिया और आपको घर बैठ के पता है कि हमने अपने डॉक्टर भाइयों को मारा, उसके जो माँ बाप बहन भाई हैं वो सरापा एहतजाज क्यों नहीं, सड़कों पे क्यों नहीं है? आप सड़कों पे आना चाहते हैं, आप सरापा एहतजाज हैं, एक अपनी एक खाम ख्याली और एक खुशफहमी और बदगुमानी की वजह से, वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने देखा है, हमने देखा है, हमने मरीजों को ऑक्सीजन के आखिरी कतरे के लिए तरसते देखा है। खुदा के लिए जब आप इस तरह की लंबी लंबी छोड़ते हैं तो सूरह हाजिरात की आयत को पढ़ लिया करें। सूरह हाजिरात की आयत दूसरे रकू में है, उसको पढ़ लिया करें। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा, और इस प्रोग्राम को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा उन तमाम डॉक्टरों के नाम जो हम में नहीं रहे। इस प्रोग्राम को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा उन तमाम चेहरों के नाम जिन पे मास्क पहन के निशान ज़्यादा हो चुके। वमा अलैना इल्लल बलागुल।